ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 12, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन मतलब भारत और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। भारत का संविधान कैसे बना, हम उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का संविधान बना था बेटा 26 ऑफ नवंबर 1949 में, और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ 26 ऑफ जनवरी 1950 में, 2 महीने बाद। बना कब था 26 ऑफ नवंबर 1949 में, और 2 महीने बाद 26 ऑफ जनवरी 1950 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। इसके पहले का हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। बिफोर 1947, 15 ऑफ अगस्त 1947 वी वर द स्लेवरी ऑफ ब्रिटेन। हम किसके स्लेवरी थे? ब्रिटेन। स्लेवरी मतलब होता है गुलाम। हम किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे। ओके, सो वी वर द स्लेवरी ऑफ ब्रिटेन मींस इंग्लैंड। इंग्लैंड के हम लोग स्लेवरी थे, गुलाम थे। तो हमको संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ा? क्यों पड़ा हमको संविधान बनाने की जरूरत? हम संविधान के बिना भी रह सकते थे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कल के दिन हम रोड में चल रहे हैं और हमको कोई मार दिया, हमारा सामान कोई चोरी कर लिया, मेरा बाइक किसी ने चोरी कर लिया या कोई मेरे को मार दिया, तो बेटा हम उसका कंप्लेंट कहाँ पे करते हैं? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन से वो केस सॉल्व नहीं होता तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के भलाई के लिए ये बनाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट इन 1947। हम लोग इंडिपेंडेंट कब हुए? 1947 में। इसके पहले एक कंपनी आया था, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आया था ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 AD। बेवजह वो जो चाहते थे हमारे देश में करते थे, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स रेगुलेशन कहाँ पे बनता था? इंग्लैंड में बनता था। इंग्लैंड में क्या बनाते थे? रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसको फॉलो कहाँ करते थे? हमारे। यदि हमारे देश में कुछ चीज फॉलो करना है तो हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। आपके देश को हम थोड़ी मानेंगे। तो उन लोग क्या करते थे, वहाँ की एक क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी और उसको फॉलो लोग क्या करते थे? यहाँ करते थे। सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे आए। फिर उसके बाद टीवी मैकोले आए। एजुकेशन सिस्टम को पूरा बिगाड़ के रख दिए थे टीवी मैकोले। आप नाम सुनेंगे टीवी मैकोले। एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था हम लोग का, 5 इयर्स में वो क्या करता था? एडमिशन लेता था और 21 ईयर में वहाँ से निकलता था। मतलब 16 साल तक वहाँ पढ़ाई करता था और हर साल अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। टीवी मैकोले बोला कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है, यदि इन लोग इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम इनके गुलाम बने रहेंगे। मतलब इन लोग हमको दबा के रखेंगे। इन लोग इंडियन पीपल इंग्लैंड को दबा के रखेंगे। वो नहीं चाहता था कि हम उनसे दब के रहें, वो क्या चाहता था कि हम उनको दबा के रखें। तो वो क्या किया? ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाया जिससे सिर्फ नौकर पैदा हो, मतलब सर्वेंट ही पैदा हो। आज भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे ही है। जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। खुद का बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाना चाह रहा था। ठीक है, तो उसके बाद बेटा ये सब गड़बड़ी दिखा कि हमारे देश में उन लोग आते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन करते थे, वहाँ पे उन लोग रूल्स बनाते थे। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और उसको फॉलो कहाँ करते थे? यहाँ। उन लोग ट्रेडिंग के लिए आए थे 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए आया था? ट्रेडिंग मतलब व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन वो ट्रेडिंग 150 साल तक किया। 1757 तक के उन्हें ट्रेडिंग किया। कब तक ट्रेडिंग किया? 1757 तक के उन्होंने ट्रेडिंग किया ईमानदारी से। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, उसका हमको यूज़ करना चाहिए। कहाँ पे यूज़ करना चाहिए? इंग्लैंड में। यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को लोग ले जाते थे, जैसे कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया। इंडिगो मतलब होता है नील, जो आप लोग कलर नीला करते हैं ना, सफ़ेद को, नील जो यूज़ करते हैं हम लोग कपड़ा धोने के लिए। तो बेटा वो जो नील है उसको यहाँ से लोग क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, वहाँ ले जाते थे और यहाँ से लोग खरीदते थे मात्र 2 रुपये 3 रुपये में। ठीक है, और उन लोग बेचते कितने में थे? उसको 20 रुपये 30 रुपये में।
कॉटन को ले जाते थे, कपड़ा बनाते थे, कपड़ा बनाने के बाद उसको यहाँ पे बेचते थे। तो उनको प्रॉफिट कितना होता था? 18 रुपीज़, 19 रुपीज़, 20 रुपीज़। कोई कोई सामान को तो उन लोग 20 रुपीज़ में ले जाते थे और 200 में बेचते थे, मतलब 180 का फायदा होता था। तो बहुत सारी गलती उन्होंने किया। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब हम जो बोलेंगे उसी को आपको फॉलो करना है, इसको बोलते हैं रेगुलेट। रेगुलेट मतलब होता है चलाना। जैसे हमारे स्कूल को कौन चलाता है? प्रिंसिपल मैडम चलाते हैं। तो प्रिंसिपल मैडम जो ऑर्डर देंगे उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। चलो वो तो रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल मैडम को वहाँ पे बैठाया है, तो वो जो बोलेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। वो तो ऑनेस्ट है, वो तो लीगल है। लेकिन लोग इलीगल रूप से वहाँ से लोग आए थे, इंग्लैंड से लोग हमारे देश में आए थे और ये रेगुलेट कर रहे थे। रेगुलेट मतलब हमको चला रहे थे। जैसे हम लोग फैन के उसको बोलते हैं रेगुलेटर बोलते हैं, कम ज़्यादा करते हैं ना, मतलब अपने मन से चलाना। तो उन लोग अपने मन से हम लोग को चलाते थे कि हम जो बोलेंगे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक ऐसा रूल बना दिए थे, मान के चलो आपको डंडा से मार रहे हो लोग, तो आप उनको रोक नहीं सकते, डिफेंस, आप उनको रोक नहीं सकते। यदि आप रोक दिए तो आपको डबल डंडा मार पड़ेगा, डबल मारेंगे। ऐसा एक्ट भी बनाए थे। एक्ट मतलब होता है कानून, हिंदी में इसको कानून बोलते हैं। तो बहुत गलत गलत कानून बनाए थे जिसके अगेंस्ट में सब इंडियन खड़े हो गए थे। कब हुए थे बेटा? 1885 के बाद इन्होंने यहाँ पे एक पार्लियामेंट बनाया। पार्लियामेंट मतलब होता है सांसद। लोकसभा राज्यसभा जानते हो ना, ये लोकसभा राज्यसभा उन लोग बनाए थे। तो वहाँ पे पूरे मेंबर्स इन्हीं के थे। किनके मेंबर्स थे? इन्हीं के मेंबर्स थे। लेकिन कुछ दिन बाद 1885 में इन्होंने बोला कि हम कुछ इंडियन पीपल्स को उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। कुछ इंडियन पीपल्स, कुछ मतलब मुश्किल से 5% 7%। फिर उसके बाद 30 साल 40 साल बाद 1928 अभी हम लोग पढ़ेंगे मोतीलाल रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। कहाँ गया ये? 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिसमें हमारा आधा कॉन्स्टिट्यूशन, आधा संविधान बन चुका था इंडिपेंडेंट होने के पहले। आप लोग बताइए 1928 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे क्या? नहीं हुए थे। तो भी हमारा आधा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, संविधान मतलब 40% कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका था। कौन ने बनाया था? मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक है। तो पार्लियामेंट में कुछ कुछ लोग को इंक्लूड करते थे 10%, लेकिन इंडियन पीछे नहीं हटे, इंडियन लड़ाई करना चालू कर दिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बोला नहीं, हमको पूरा इंडिपेंडेंट चाहिए, फुली इंडिपेंडेंट, आप हमारे देश में रहोगे ही नहीं। तो 1942 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया। अब बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 से लेकर 1990 तक। कब तक? 1914 से लेकर 1919 तक के। उस समय ब्रिटेन दूसरे कंट्री से लड़ाई कर रहा था, मतलब जर्मनी से लड़ाई कर रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी से लड़ाई कर रहा था, इन सब लोग से लड़ाई कर रहा था। उसके पास वेपन्स बहुत कम हो गए थे क्योंकि वो उधर लड़ाई कर रहा था। यहाँ से बहुत ज़्यादा वो लोग कमज़ोर हो गए थे इंडियन से। तो महात्मा गांधी बोले इसका फायदा उठाना चाहिए हमको, वहाँ से लोग कमज़ोर हो गए तो यहाँ से भी हमको उसको कमज़ोर बनाना है। तो उन्होंने स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भारत छोड़ो। और ये किसको बोल रहे हैं? ब्रिटिशर्स को बोल रहे, ब्रिटिशर्स को। और यहाँ पे महात्मा गांधी ने सब लोग को बोल दिया डू और डाई, करो या मरो, या तो हम जिएंगे नहीं तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे, और भारत को आज़ाद करने के लिए आपको मरना भी पड़े तो आप मर जाना। ये सब पब्लिक को उन्होंने बोल दिया था। तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, 1990 में, फिर चोरा चोरी कांड, ठीक है, 1922 में, ऐसा बहुत सारे उन्होंने ये किया। तो अभी तक हम लोग फर्स्ट पॉइंट में पहुंचे, इंडिपेंडेंस। अब हमको इंडिपेंडेंस मिल गया, कब मिला बेटा? 1947। फिर हमने बोला कि अगले बार से, नेक्स्ट टाइम से, 1947 के बाद से अब हमारे देश में कोई भी नहीं आ सकता विदाउट परमिशन। यदि आप परमिशन लोगे, आपके पास वीज़ा रहेगा, आपके पास पासपोर्ट रहेगा, तभी आप एंट्री कर सकते हो। विदाउट परमिशन आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने हिस्ट्री में देख चुके थे विदाउट परमिशन जो आता था हमारे अंदर क्या कर लेता, कब्जा कर लेता था, कैप्चर कर लेता था हमारे इंडिया को। तो यहाँ पे अब हम लोग बना दिए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। जो सिद्धांत हमने बनाया उसको फॉलो सबको करना पड़ेगा, हम जो यहाँ रहते हैं उसको भी और जो बाहर रहते हैं उनको भी। सेकंड, रूल्स, ये तो जानते हो, कानून। थर्ड,
प्रोसीजर, मतलब हमको कैसे उसको फॉलो करना है। हमारे देश में सबसे पहले बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में आया है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब होता क्या, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझ आ गया, संविधान मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हम फॉलो करते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जहाँ पे हम अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। कोई भी तानाशाही नहीं आ सकता हमारे देश में कि मैं रहूंगा और जीवन भर मैं ही रहूंगा जब तक मेरा डेथ नहीं होता। जैसे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के राजा का नाम क्या है, किंग जोंग। किंग जोंग जो है बेटा डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है। मोनार्की और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है, मोनार्की यदि एक बार बनता है राजा तो हमेशा लाइफ टाइम बने रहेगा राजा, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी लाइफ टाइम नहीं रहेंगे, हर 5 ईयर्स में, मतलब 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में क्या होगा, इलेक्शन होगा। इलेक्शन में यदि जनता को, आम आदमी को यदि नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है तो उनको हटा भी सकते हैं, यदि पसंद है तो फिर से हम इलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मनमोहन सिंह 2014 में वो पसंद नहीं आए तो हम क्या कर दिए, नरेंद्र मोदी को बना दिए, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी 5 साल तक काम करेंगे, हमको पसंद नहीं आएंगे तो हम उनको हटा देंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन रखा गया है। कंडीशन ये है, आगे आप पढ़ोगे उसको मैं अभी तो समझा देता हूँ। 1989 में वोट देने का राइट सबको था और उसका मिनिमम एज कितना था बेटा, 21 ईयर्स। 1989 के पहले, 1989 के पहले। और इलेक्शन सबसे पहले कब हुआ था, 1951 में। कब हुआ था इलेक्शन, 1951। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 26 जनवरी। बना कब था बेटा, 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और इम्प्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। बना कब था, 26 नवंबर, और इम्प्लीमेंट कब करे, 26 जनवरी। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, उसके एक साल बाद इलेक्शन हुआ, फर्स्ट इलेक्शन 1951 में। लगातार 15 साल तक के जवाहरलाल नेहरू जीते, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही पार्टी था बेटा, उस पार्टी का नाम था नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो बहुत फेमस था। क्या नाम था पार्टी का, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये जो पार्टी था लगातार तीन बार जीता, मतलब 5 साल 5 साल 5 साल, मतलब 15 साल तक उन्होंने जीता। 1989 के पहले, जिसको हम बोलते हैं यूएएफ, यूएएफ मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मिनिमम एज आपका वोट देने का कितना होना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो 1989 के पहले मिनिमम एज कितना था, 21। अभी एट प्रेजेंट मिनिमम एज कितना है, 18 ईयर। तो 1989 के बाद कितना हो गया बेटा, 18 ईयर। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी एक सिटी का नाम है, हिरोशिमा और नागासाकी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने वहां पे बम फेंक दिया। कब फेंका, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। अब जापान को भी कब्जा कौन करना चाह रहा था, अमेरिका कब्जा करना चाह रहा था। जैसे हमारा सिचुएशन था सेम, हमारे में कब्जा कौन किया था, ब्रिटेन। वैसे यहाँ पे कौन कब्जा कर रहा था बेटा, अमेरिका। तो इन्होंने भी सोचा कि हमको अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान ने क्या बनाया बेटा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सेम हमारे जैसे स्टोरी है, तो इसको हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जापान ने कब बनाया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे 2 बम फेंका गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में। एक हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को। और उस बम का नाम था न्यूक्लियर बम। क्या बम था, न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम में कौन से एलिमेंट का यूज करते हैं, यूरेनियम। कौन से एलिमेंट का, यूरेनियम। बहुत खतरनाक होता है। नेपाल, नेपाल में बेटा डेमोक्रेसी कब आया, पहले वहाँ नेपाल में क्या था, मोनार्की था। मोनार्की मतलब वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता था। फिर मोनार्की से डेमोक्रेसी कब आया, वो 2000। और कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कब बनाया, 2015 में। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाए, 1950 में। 3 साल लगा ना, तो इनको भी थोड़ा समय लग गया बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन बना 2015 में और डेमोक्रेसी कब आया, 2008 में, ठीक है। उसका रेगुलेटिंग एक्ट बता दिया, जो रेगुलेट करते थे हम लोग को। अलग अलग रूल्स बनाए हम लोग 1772 में। फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, इसके 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट को मैं रीड करूंगा, बहुत अच्छे से सुनना। टर्न द पेज। मोतीलाल नेहरू क्या क्या बोल के गए थे, और वो सब 1950 में हमारे देश में इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा गया है, जो मोतीलाल नेहरू कब बोले थे, 1928 में।
और वो इसमें लिखाया गया है। सबसे लास्ट पॉइंट लिखा गया है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लैंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस में हम स्टेट को डिवाइड करेंगे। इसका एग्जांपल है गुजराती लोग सब कहाँ रहते हैं? गुजरात में। मराठी लोग सब कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, राजस्थानी लोग राजस्थान में, पंजाबी लोग पंजाब में। तो लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस में स्टेट को बनाना। ये कौन ने बोला था? मोतीलाल नेहरू 1928 में। आ जाइए फर्स्ट पॉइंट में, एन ऑटोनोमस गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट मैन एंड वुमेन। यदि हमको गवर्नमेंट को इलेक्ट करना है तो वो अपने मन से इलेक्ट नहीं होगा किंग जोंग से। किंग जोंग क्या है? एक बार इलेक्ट हो गया, अपने आप को लीडर मान लिया और उसको लाइफ टाइम अपने आप को क्या मानेगा? वो लीडर माने। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मोतीलाल नेहरू जी कि यहाँ पे इलेक्शन होना जरूरी है। और इलेक्शन में कौन वोट डालेगा बेटा? एडल्ट। एडल्ट मतलब जिसका एज 18 ईयर होगा, जिसका एज 18 ईयर। यही तो बोला था ना मैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका एज 1989 के पहले कितना था? 21 ईयर। अब कितना हो गया इसका एज? 18 ईयर। तो ये चेंज होता है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना है तो उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। तो चाहेगा तो फ्यूचर में गवर्नमेंट 18 को 16 ईयर्स भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो। ये गवर्नमेंट के ऊपर है। आया समझ? ठीक है। उसके बाद बेटा सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। जैसे SC ST ग्रुप होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन लोग क्या है? अल्पसंख्यक में, बहुत कम लोग हैं, तो उनका हमको प्रोटेक्शन करना है, उनकी बेइज्जती नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उन लोग बहुत कम संख्या में, हम लोग ज़्यादा संख्या में तो उनकी बेइज्जती करेंगे। यहाँ पे उनका प्रोटेक्शन करना है, उनका देखभाल करना है। ये मोतीलाल नेहरू बोले हैं। माइनॉरिटी जो बहुत कम संख्या में है इंडिया में, जैसे SC बहुत कम संख्या में। रिजर्वेशन जानते हो? रिजर्वेशन मिलता है उन लोग को, कभी कभी फीस कम मिलता है। ST मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, और इसका मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो इन लोग बहुत कम संख्या में है पूरे इंडिया में, तो इनको क्या करना है? उनको प्रोटेक्शन करना है। कोई भी बेटा गवर्नमेंट जब का फॉर्म आता है ना, तो उनको ना रिजर्वेशन दिया जाता है, उनके लिए फीस कम रहता है, उनके लिए बहुत कुछ फायदेमंद रहता है। थर्ड पॉइंट, सिटीजन्स राइट सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सभी सिटीजन को अपने बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। एक्सप्रेशन, रिलीजियस फ्रीडम, आपको कोई भी रिलीजियस को में बिलीव करना है तो आप रिलीजियस पे बिलीव कर सकते हो। मान के चलो मैं हिंदू हूँ और मेरे को जाना है चर्च, तो मैं जा सकता हूँ, मेरे को कोई मना नहीं करेगा। तो आपके पास फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप चाहो तो कोई भी पार्टी बना सकते हो। जैसे केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाया, आप भी इंडिपेंडेंट हो। यदि आपका एज मिनिमम 25 ईयर्स रहेगा तो आप कोई भी पार्टी बना सकते हो। आया समझ? ठीक है, तो यहाँ पे ये सब मोतीलाल नेहरू जी ने बोला था। चलिए देखिए अब आगे, मैं आपको बताया था 1885 में पार्लियामेंट के सभी मेंबर ब्रिटिशर्स रहते थे। ठीक है, इंडिया इंक्लूड नहीं होता था। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2% 3% ही इंडिया इंक्लूड होते थे। लेकिन एक एक्ट और पास हुआ, एक और कानून बना, उसका नाम है बेटा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। क्या एक्ट है? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। अब गवर्नमेंट इंक्लूड हो सकते थे। ये एक्ट कब बना? 1935 में, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। ये कब बना? 1935 में। 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बना। इस एक्ट का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में इंडियन पीपल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो अब इंडियन भी हो सकते हैं। पहले कौन रहते थे? ब्रिटिशर्स। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंडियन का इंक्लूड जो रहते थे इंडिया, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% to 8% रहते थे। अब यहाँ पे इंक्लूड कितने रहेंगे बेटा? 50% 40%, मतलब आधे इंग्लैंड और आधे इंडिया। ठीक है, धीरे धीरे अब इंडिया वाले लोग क्या कर देगा? उसको कम कर देगा और पूरा 100% सीट अपना ले लिए, क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था 1947 में। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। बनने के बाद हमने अपने जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में अपने मेंबर्स को इंक्लूड करा दिए। तो 1950 के बाद पूरे 100% जो पीपल्स थे वो कौन थे बेटा? इंडियन पीपल्स। आज भी जितने हमारे सांसद हैं वो कौन है? इंडियन।
आ गया समझ यहाँ तक के? पूरे संविधान को बनने के लिए लगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन। लिख लो, पूरे संविधान को बनने में कितना दिन लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। अब बहुत ध्यान से सुनना इसको, ये स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, पहला कानून मंत्री थे, जिन्होंने हमारा संविधान कहाँ पे बना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक रूम है, उस रूम का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? 389 मेंबर्स थे। उसमें से 93 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट के। 93 मेंबर मतलब प्रिंसली स्टेट मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पे राजा महाराजा रहते, मतलब प्रिंसली मतलब होता है इंडियन स्टेट्स। यहाँ पे इंडिया के राजा लोग थे। मैं आपको बताया था अभी हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। उस समय आजाद होने के पहले हमारे देश में 560 स्टेट्स थे। कितने स्टेट्स थे? 560 स्टेट्स। इन सब को मर्ज करने का काम कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किया बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बोला अब हमको एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे? एक दूसरे से लड़ाई करते थे और उसके एम्पायर को कैप्चर कर लेते थे, बाजू में जाते थे, लड़ाई करते थे, यदि जीत गए उसके एम्पायर मतलब क्या होता है? लैंड, जगह को कैप्चर कर लेते थे। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि आपसी में लड़ाई हमको नहीं करना है, सबको मर्ज होकर रहना है। तो लैंग्वेज के बेस में सब स्टेट्स को क्या कर दिए? डिवाइड। गुजरात वाले गुजराती, राजस्थान वाले राजस्थानी, पंजाब वाले पंजाबी, आसामी लैंग्वेज वाले आसाम। तो 28 स्टेट्स कन्वर्ट हो गया। तो बेटा जो 93 प्रिंसली जो बोल रहा हूँ, प्रिंसली मतलब होता है हमारे इंडियन के राजा महाराजा लोग, और प्रोविंसेस मतलब होता है जो ब्रिटेन से आए थे, उनका भी कुछ स्टेट था, क्योंकि वो 1600 से आए थे और कुछ एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। सबसे पहले कहाँ कैप्चर किया उन्होंने? बैटल ऑफ प्लासी, बिहार, बंगाल में कैप्चर किया। बंगाल के बाद बिहार में, बिहार के बाद बॉम्बे में, बॉम्बे के बाद मद्रास में, ऐसा धीरे धीरे कैप्चर करते हुए। तो उनका भी तो कुछ एरिया होगा ना, तो उन्होंने इतने एरिया को कैप्चर कर लिया था 292। इन सब लोग इंक्लूड हुए और ये सब इंक्लूड होके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किए। उसमें से लिखने का काम जो किए वो उनका नाम है बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 60 कंट्रीज से 60 कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मिक्सअप कर दिया। मतलब हमारा जो संविधान बना वो एक ही देश से नहीं बना है, हम अलग अलग देश से अलग अलग कानून को अडॉप्ट किए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। डेमोक्रेसी हम लोग कहाँ से अडॉप्ट किए? इंग्लैंड से। कहाँ से अडॉप्ट किए? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, हमारे देश में वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसको हम लोग अडॉप्ट किए आयरलैंड से। कहाँ से अडॉप्ट किए? आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स आप लोग पढ़े हो? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये फंडामेंटल राइट्स है। कितने राइट्स होते हैं? फंडामेंटल 6 राइट्स। पहले 7 थे, एक को हटा दिया गया। किसको हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को। ये सब चीज को रट लेना, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। तो फंडामेंटल राइट्स जो था बेटा, इसको हम लोग अडॉप्ट किए थे अमेरिका से। किससे? अमेरिका। उसके बाद है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है यदि आप चाहो तो अपने संविधान में चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था 1989 में मिनिमम एज क्या था राइट टू वोट का? 21 ईयर। अब कितना हो गया 1989 के बाद? 18 ईयर। चाहो तो आप उसको 16 भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजेस। किसमें चेंजेस? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आप चेंजेस कर सकते हो। इसको हम लोग कहाँ से अडॉप्ट किए थे? साउथ अफ्रीका। कहाँ से? साउथ अफ्रीका। तो ऐसे 60 कंट्रीज से हम लोग डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट किए थे। ड्राफ्टिंग चेयरमैन का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओवरऑल जो चेयरमैन है, जैसे हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैडम है ना, वो है चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन है, मेन जो चेयरमैन है वो जो है राजेंद्र प्रसाद। इसके अंडर में ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग मतलब होता है लिखना, तो लिखने का काम कौन किए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्हीं को सबसे पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कानून मंत्री। यहाँ तक किसी को डाउट?
हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ 1946 में और खत्म कब हुआ 1949 में। पूरा टोटल कितना लगा 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये पूरा आपके बुक में लिखा गया है। अब होता है बेटा धारा, जैसे बोलते हैं ना ये धारा लग गया, मर्डर का धारा लग गया, इसका धारा लग गया, उसका धारा लग गया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन, आर्टिकल, सेक्शन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं 2 चीज का कंपैरिजन कर रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और एट प्रेजेंट, पहले हमारे धारा कितने थे 395। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो 395 धारा थे, आर्टिकल्स, और अभी कितना हो गया बेटा 448। मैं बोला ना संविधान में आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है शेड्यूल। शेड्यूल मतलब होता है जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय है, किसको पता है? 108 अध्याय कितने हैं श्रीमद् भगवत गीता में? हाँ 18, वेरी गुड। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है। एक एक अध्याय में कम से कम बेटा 40 से 50 श्लोक है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग शेड्यूल। शेड्यूल मतलब अध्याय। एक एक शेड्यूल में कम से कम 7 से 8 आर्टिकल्स है। तो एक शेड्यूल में आर्टिकल्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले कितना शेड्यूल था 22, अब कितना शेड्यूल हो गया बेटा 25। ये सब कंपैरिजन दिया हुआ है आपके बुक में पेज नंबर 163 में। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रिंट आउट किया गया है वो उस लैंग्वेज का यूज है बेटा इंग्लिश और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का यूज, मतलब 2 भाषा में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। जो प्रिंट आउट निकाले थे ना वो हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज का यूज उसमें हुआ है। ये सब चीज को आपको याद रखना है। अब मैं बताया था आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे टोटल 389। उसमें से 5-6 मेन मेंबर का नाम आप लोग याद कर लो। पेज नंबर 162 लेफ्ट हैंड साइड में देखो रंजन सिंह ठाकुर दिया हुआ है, दिखा? ये उसके मेंबर है। एससी बनर्जी, रोहिणी कुमार चौधरी, के एम मुंशी, उसके बाद लास्ट में लिखा गया वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को राइट हैंड साइड में वो क्या कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं। ग्रीट मतलब सम्मान कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनको ड्राफ्ट लिख के, कॉन्स्टिट्यूशन लिख के उनको संप्रेम भेंट कर दे कि ये लो मैंने लिख चुका है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। पेज नंबर 163 में लास्ट पैराग्राफ में देखिए बेटा, संविधान को बनने में कितना दिन लगा 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, ठीक है। अब हम लोग, मैं आपको बताया था 60 कंट्रीज, वो कहाँ पे लिखा है उसके बारे में बता रहा हूँ। पेज नंबर 161 में आ जाओ फिर से, लास्ट पैराग्राफ देखिए। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑल्सो स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज, लिखा है? लिखा है, समझ आया? ये सब मैं पढ़ा दिया। अब हम लोग जो स्कूल में प्रीएम्बल्स बोलते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 9 वर्ड्स मेन है। आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, हो गया, बस 5 मिनट का और क्लास है। पेज नंबर 164 आ जाओ बेटा। 164 में हम प्रीएम्बल्स में क्या बोलते थे स्कूल में? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। तो इसमें 9 मेन वर्ड्स का यूज हो रहा है। उस 9 मेन वर्ड्स का आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। सबसे पहला है बेटा सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? वी डोंट एक्सेप्ट द फॉरेन पॉलिसी। हम अब फॉरेन पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी एक्सेप्ट इंडियन पॉलिसी। जो इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी को हम फॉलो करेंगे और किसी को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बाहर से कोई आ गया नया कानून बना दिया और बोल रहा है कि उसको फॉलो करो, तो उसको फॉलो हम नहीं करेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1600 AD में आए थे और उन्होंने नए नए कानून बनाए। मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, तो उसको हम फॉलो कर लेते थे क्योंकि उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। तो सोवरेन मतलब होता है कि हम फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, इंडियन पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब होता है बेटा
एवरी पर्सन कैन यूज एवरीथिंग। यदि नेचुरल रिसोर्सेस है तो हर कोई उस नेचुरल रिसोर्सेस का यूज कर सकता है। जैसे आपका चौपाटी, चौपाटी में जिसको जाना है तो वहाँ भेदभाव नहीं करेंगे कि पुअर पीपल नहीं जाएगा, रिच पीपल जाएगा, मिडिल क्लास पीपल जाएंगे, वहाँ कोई भी जा सकता है। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया है। सोशलिस्ट मतलब होता है इक्वलिटी, इक्वल ट्रीट करना, ठीक है। उसके बाद है बेटा सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ऑल द रिलीजियस आर लिविंग इन सेम प्लेस। सभी धर्म के लोग एक ही जगह में रहेंगे, उस जगह का नाम है इंडिया। हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है, ये सब धर्म के लोग रहते हैं। डेमोक्रेटिक। और सेकुलर में ये भी बोला गया है आप इंडिपेंडेंट हो कोई भी धर्म को मानने के लिए। जैसे मैं बताया मैं हिंदू हूँ लेकिन मेरे मॉस्को जाना है तो मैं जा सकता हूँ। यदि कोई मुसलमान है, यदि उसको कोई हिंदू टेम्पल में आना तो वो आ सकता है, हम उसको प्रोहिबिटेड नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के जो हेड होते हैं वो होते हैं बेटा प्राइम मिनिस्टर, और रिपब्लिक के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। वहाँ लिख लो, डेमोक्रेटिक के हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और रिपब्लिक के प्रेसिडेंट, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेरे ख्याल से कोई लिख रहा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। डेमोक्रेसी मतलब होता है द गवर्नमेंट विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल। द गवर्नमेंट विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मोनार्की में क्या होता है? द गवर्नमेंट विच आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। मोनार्की मतलब तानाशाही। डेमोक्रेसी और मोनार्की में एक और डिफरेंस होता है। डेमोक्रेसी में बहुत सारे पार्टीज होते हैं जिसके बीच में क्या होता है? इलेक्शन होता है। लेकिन मोनार्की में सिर्फ एक ही पार्टी होता है जो अपने आप को घोषित कर देता है कि मैं जीता हुआ हूँ और मेरे को कोई हरा नहीं सकता। हाँ, उसी के फैमिली मेंबर बनेंगे या ना वो किसी को अभी से बता दिया होगा कि किसको बनना है, उसी के फैमिली मेंबर बनेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी अफगान से आए थे, सॉरी मोहम्मद गजनी अफगान से आए थे। मोहम्मद गजनी का एक स्लेव था, स्लेव मतलब एक नौकर था। उन्होंने मोहम्मद स्लेव जो था मोहम्मद गौरी, उसने गजनी को मार दिया और वो वहाँ का राजा बन गया। तो बेटा कायदे से देखा जाए तो गजनी का जो बेटा है उसको राजा बनना चाहिए, हाँ तो गौरी बन गया। गौरी क्या था? उसका स्लेव था, उसने मार दिया। फिर मोहम्मद गौरी ने किससे लड़ाई किया? पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई किया। तो सबसे पहले लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन। फिर उसके बाद दूसरा लड़ाई किया, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन पार्ट 2। पहला लड़ाई किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कब हुआ ये लड़ाई? 1191 में, बैटल ऑफ तराइन। ये सब हिस्ट्री आपको याद रखना चाहिए, जरूरी है। और उसके बाद 1 साल बाद फिर से लड़ाई हुआ, कहाँ पे? तराइन में। उसको बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन पार्ट 2। ये बैटल ऑफ तराइन पार्ट 1, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। फिर मोहम्मद गौरी खत्म हो गए, वहां पे फिर एक गुलाम आ गया, स्लेव डायनेस्टी। मोहम्मद गौरी के एक स्लेव थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया है, दिल्ली में एक कुतुब मीनार है। उस कुतुब मीनार को कौन बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, गुलाम थे। फिर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनका कोई बेटा नहीं था, उनके एक और स्लेव थे, उनकी आर्मी थे, उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या बन गए? राजा बन गए। यहाँ कोई बेटा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो मान के चलो इन केस उनका कोई सन नहीं होगा तो वो किसको बनाएंगे? अपने आर्मी फोर्स में जो सबसे टैलेंटेड होगा उसको वहाँ का प्रेसिडेंट बनाएंगे। आया समझ? अब बेटा आ जाते हैं हम लोग जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय। न्याय मिलना चाहिए आपको। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम। यहाँ पे लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट्स। थॉट्स कुछ भी आप बोल सकते हो, यदि आपके विरोध में कुछ चीज हो रहा है तो। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कर सकते हो, वही बोलना। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, किसी भी गॉड के पास आप जा सकते हो। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। हमको भाईचारा, डिग्निटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम मेरे दुश्मन हो। तो भाईचारा की भावना हमारे देश में बहुत है, ठीक है ना। तो आज का चैप्टर आपका कंप्लीट।